गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने ये चैप्टर स्ट्रगल्स फॉर इक्वालिटी स्टार्ट कर लिया था एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द तवा मत्स्य संघ, जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा पहले भी बताया था। तो इसमें एक ये डैम जो है, व्हेन डैम्स आर बिल्ट और फॉरेस्ट एरियाज डिक्लेयर्ड सेंचुरीज फॉर एनिमल्स, थाउजेंड ऑफ पीपल आर डिस्प्लेस्ड, होल विलेजेस आर अपरोटेड एंड पीपल आर फोर्स्ड टू गो एंड बिल्ड न्यू होम्स। ये मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी डैम बनाया जाता है तो क्या किया जाता है कि उस जगह से जितने भी लोग रहते हैं वहाँ पर उनको डिस्प्लेस कर दिया जाता है, और इससे क्या होता है उन लोगों की जो लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाती है। ऐसा ही शहरों में भी होता है। शहरों में जो लोग जो स्लम्स में और बस्तियों में रहते हैं उन लोगों को भी उनकी जगह से हटा दिया जाता है। उनका कोई परमानेंट जो है वो रिसाइडिंग प्लेस नहीं होता। सम ऑफ देम आर रिलोकेटेड टू एरिया आउटसाइड द सिटी दे वर्क एज वेल एज देयर children schooling is severely disrupted because of the distance from the outskirts of the city to these locations। अब उनके बच्चों की जो स्टडी है वो भी इससे डिस्टर्ब होती है। जब वो बाहर की तरफ रहते हैं, जो शहर के जो बॉर्डर है उनकी तरफ रहते हैं, तो उनको अपने बच्चों को स्कूल भेजने में भी प्रॉब्लम आती है। दिस डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल एंड कम्युनिटीज इज़ अ प्रॉब्लम दैट हैज़ बिकम क्वाइट वाइड स्प्रेड इन आवर कंट्री। अब ये मैंने आपको बताया था कि फिशर वर्कर्स ने अपना एक कोऑपरेटिव बनाया था। ये सारी चीज़ें होशंगाबाद, और ये मैं इसमें आपको मार्क भी करके बता देती हूँ। इसी ये मैंने आपको बताया था होशंगाबाद के बारे में, नर्मदा जो है उसके बारे में। 1978 में जो है सबमर्ज हो गया था। तवा डैम बिगेन टू बी 1958 और कंप्लीट हुआ था 1978 में। और इसमें क्या हुआ, एक बड़े फॉरेस्ट एरिया को और एग्रीकल्चर लैंड को सबमर्ज यानी मिक्स कर दिया गया था। उसके बाद डैम, ये मैंने आपको बताया था कि इसमें इम्पॉर्टेंट है। ये जो टेहरी डैम के बारे में दिया हुआ है, ये यहाँ लिखा हुआ है टेहरी डैम इन उत्तराखंड, और ये जो टेहरी रिवर है उसके ऊपर बना हुआ है। फिर उसके बाद है, हमने ये टीएमएस के बारे में डिस्कस कर लिया था कि जो फीमेल्स हैं यहाँ पर 1994 में गवर्नमेंट गेव द राइट्स फॉर फिशिंग इन द तवा रिजर्वायर टू प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स। 1994 में गवर्नमेंट ने जो फिशिंग के लिए राइट्स दे दिए थे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को, एंड दीज कॉन्ट्रैक्टर्स ड्रोव द लोकल पीपल अवे एंड गॉट चिप लेबर फ्रॉम आउटसाइड। और ये इसने क्या किया, कॉन्ट्रैक्टर्स ने जो लोकल लोग हैं उनको वहाँ से हटा दिया और बाहर से सस्ते रेट पर लेबर ला के काम करवाने लगे। ठीक है। उसके बाद द कॉन्ट्रैक्टर्स वेट, अब क्या हुआ कि जो विलेजर्स हैं उन लोगों ने एक साथ आके अब अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया और अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आए। अब एक मत्स्य संघ बनाया गया था, द न्यूली फॉर्म्ड तवा मत्स्य संघ। ये इसमें रैली निकाली गई, चक्का जाम जैसे आज फार्मर्स कर रहे हैं उस तरीके से इन्होंने भी रोड पर ब्लॉक कर दिया, चक्का जाम किया और राइट्स की डिमांड करने लगे फिशिंग के लिए। ये देखिए आपको ये पिक्चर दिख रहा होगा। ठीक है। अब लाइवलीहुड इन रिस्पॉन्स टू देयर protest, the government created a committee to assess the issue. The committee recommended the fishing right to granted to the villagers for their livelihood। अब कमेटी जो बनाई गई उसने अपना रिकमेंडेशन दिया कि फिशिंग राइट जो है वो विलेजर्स को उनकी लाइफ सर्वाइव करने के लिए देना सही है। In 1996, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट decided to give the people displaced by the Tawa Dam is the fishing right for the reservoir। यानी कि इसमें 1996 में मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट थी उसने डिसाइड किया कि जो लोग तवा डैम के पास से जो लोग डिस्प्लेस हुए हैं उनके फिशिंग राइट्स उनको दिए जाएं। अ 5-year लीज एग्रीमेंट वॉज साइन टू मंथ लेटर। अब क्या हुआ, एक 5 साल का एक एग्रीमेंट तैयार हुआ 2 महीने बाद। ऑन January 2, 1997 पीपल फ्रॉम 33 विलेजेस ऑफ तवा स्टार्टेड द न्यू ईयर विद द फर्स्ट कैच। अब ये जो तवा एरिया के जो लोग थे गांव के, इन लोगों ने 33 गांव के जो लोग थे इन्होंने अपना नए साल से अपना फिशिंग का काम शुरू किया। विद द टीएमएस टेकिंग, टीएमएस मतलब यह तवा मत्स्य संघ है। विद द टीएमएस टेकिंग ओवर द फिश वर्कर वर एबल टू इंक्रीज देयर अर्निंग्स substantially। This was become because they set up the cooperative which would buy the catch from them at a fair price। The cooperative would then arrange to transport and sell this in market where they would get a good price। यानी कि जो कोऑपरेटिव है ये ट्रांसपोर्ट अरेंज करेंगे और इसको सही दाम पर मार्केट में बेचेंगे। कोऑपरेटिव मतलब अब कोई इंडिविजुअल पर्सन नहीं, अपना एक कोऑपरेटिव बनाएंगे ये लोग, और वो कोऑपरेटिव जो है
वो सारे काम करेगा और जो बेनिफिट आएगा वो सभी लोगों में इक्वली बांट दिया जाएगा। दे हैव नाउ बिगन टू अर्न 3 times मोर देन दे अर्न अर्लियर। अब ये लोग जो हैं पहले से 3 गुना ज़्यादा कमाने लगे थे। द TMS हैज़ ऑल्सो बिगन गिविंग द फिश वर्कर्स लोन्स फॉर रिपेयर एंड द बाइंग ऑफ न्यू नेट्स। अब TMS जो ये तवा मत्स्य संघ जो एक कोऑपरेटिव बनाया गया था, ये फिश वर्कर्स को लोन भी देने लगा उनके जो नेट्स वगैरह जिनसे वो मछलियाँ पकड़ते हैं उसको रिपेयर करने के लिए, नई खरीदने के लिए। बाय मैनेजिंग टू अर्न अ हायर wage as well as preserving the fish in the reservoir, the TMS has shown that when people organization gets the right to livelihood they can be good managers। यानी कि अब इस तरीके से जो TMS है वो एक ऑर्गेनाइजेशन बन गया और राइट टू लाइवलीहुड की डिमांड की और अब वो चीज़ों को अच्छे से मैनेज करने लगे। कैन यू थिंक ऑफ एन इंसिडेंट इन योर लाइफ इन विच वन पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल कम टुगेदर टू चेंज द अनइक्वल सिचुएशन। क्या आपको लगता है कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपकी लाइफ मतलब एक व्यक्ति या फिर ग्रुप की वजह से जो अनइक्वल सिचुएशन थी उसको ठीक किया गया हो? अगर आपने कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है या देखा है या कोई एग्जांपल आपको पता है, देन यू कैन राइट इन दिस चैप्टर। देन यहाँ देखिए, अडेप्टेशन ऑफ अ सॉन्ग रिटन एज पार्ट ऑफ द राइट टू इन्फॉर्मेशन कैंपेन बाय विनय महाजन। अब यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया है राइट टू इन्फॉर्मेशन की जब डिमांड की जा रही थी हमारे देश में, एंड इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। ये लीगल राइट भी है बच्चों वैसे, लेकिन इसको अब फंडामेंटल राइट का पार्ट मान लिया गया है। तो इसमें राइट टू इन्फॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की जो भी इंफॉर्मेशंस हैं उनको जानने के लिए एक रिटन में लेटर लिख के भेज सकते हो, चाहे फिर वो हॉस्पिटल्स हों, चाहे वो स्कूल्स हों, या फिर कोई और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स या बॉडीज़ हों। लेकिन अगर जो चीज़ें गवर्नमेंट की ऐसी हैं जो गवर्नमेंट सभी को नहीं दिखा सकती तो उसके लिए वो मना भी कर सकती है। द राइट टू नो। अब यहाँ पे एक पोएम दी गई है, ये जो है लैंड फर्स्ट जॉइन अस, ये एक पूरा वो इन्होंने कैंपेनिंग हो रही है यहाँ पर, उसको दिखाया गया है। अब है व्हाट इज़ योर फेवरेट लाइन इन द अबव सॉन्ग, ये इसको आप एक बार पढ़ लेना। फिर उसके बाद में द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कैसे एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। देखो बच्चों, लिविंग डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कि ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि इम्प्लीमेंट भी हो रहा है और जिसको सोसाइटी में देखा भी जा रहा है। ठीक है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है बच्चों जिसमें जब ज़रूरत पड़ती है तो उसमें हम चेंजेस लाते रहते हैं, और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लॉज हैं, जो भी रूल्स हैं जो पुराने हो गए हैं या यूजलेस हैं, उनको हम साथ साथ हटाते भी रहते हैं। द फाउंडेशन ऑफ ऑल मूवमेंट फॉर जस्टिस एंड द इंस्पिरेशन फॉर ऑल द पोएट्री एंड सॉन्ग्स ऑन इक्वालिटी इज द रिकॉग्निशन दैट ऑल पीपल आर इक्वल। यानी कि जितने भी मूवमेंट चल रहे हैं जस्टिस के लिए, गाने लिखे जा रहे हैं, सॉन्ग लिखे जा रहे हैं इक्वालिटी के लिए, ये सब दिखाते हैं कि सभी लोग जो है वो इक्वल हैं इंडिया में। एज यू नो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज द इक्वालिटी फॉर ऑल पर्सन। Movement and struggles for equality in India continuously refer to the Indian Constitution to make their point about equality and justice for all। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सभी लोग इक्वल हैं और सभी के लिए जस्टिस होना चाहिए। फिश वर्कर्स जो थे तवा मत्स्य संघ के, उन्होंने भी प्रोविज़न जो है कॉन्स्टिट्यूशन का जो ये कहता है कि सभी लोग इक्वल है, इसी का यूज़ करते हुए उन्होंने मूवमेंट चलाया था। वह कॉन्स्टेंटली रेफरिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन दे यूज़ इट एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। और जब कॉन्स्टेंटली चीज़ें चलती रहती हैं तो ये क्या दिखाती है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लिविंग डॉक्यूमेंट है, क्योंकि उसमें जो चीज़ें लिखी गई हैं उसको हम हमारी रियल लाइफ में भी अपना रहे हैं। बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। समथिंग दैट हैज़ रियल मीनिंग इन आवर लाइफ इन अ डेमोक्रेसी देयर आर ऑलवेज कम्युनिटीज and individuals trying to expand the idea of democracy and push for a greater recognition of equality on existing as well as new issues। यानी कि डेमोक्रेसी जो है ये कम्युनिटीज़ और इंडिविजुअल्स दोनों के लिए आइडियाज़ को डेमोक्रेसी जो है वो एक्सपेंड करती है और इक्वालिटी की पहचान को बढ़ाती है लोगों के बीच में, और नए नए इश्यूज़ के द्वारा इक्वालिटी को हम हमारे देश में देख सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा राइट टू इक्वालिटी जो है इसका मतलब यही होता है कि किसी की भी पर्सन के साथ में, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था इक्वालिटी में कि ऑन द बेसिस ऑफ, या फिर कह सकते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर, रेस, सेक्स,
इनके बिहाफ पर हम किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे और हर एक पर्सन को इक्वल तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी अपना डेवलपमेंट करने के लिए। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, जो कि हमारे देश में काफ़ी हद तक इम्प्लीमेंट भी होता है। अब ये 1500% अटेंडेड अ पब्लिक हियरिंग इन लखनऊ इन 2001 टू प्रोटेस्ट वायलेंस अगेंस्ट वीमेन। अब यहाँ पे 1500 जो लोग हैं उन्होंने पब्लिक हियरिंग हुई यहाँ पर लखनऊ में 2001 में, जिसमें कि प्रोटेस्ट हुआ वीमेन के साथ होने वाले यहाँ पर विरोध किया गया महिलाओं के द्वारा कि जो महिलाओं के ऊपर जो वायलेंस किया जाता है, उनको मारा पीटा जाता है, उनको गालियाँ दी जाती हैं, ये सारी चीज़ों के अगेंस्ट उन्होंने एक कैंपेन चलाया और उसमें प्रोटेस्ट किया इन सारी चीज़ों का। 15 केसेस ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वीमेन वर हर्ड बाय अ ज्यूरी ऑफ एमिनेंट वीमेन हु प्लेड द रोल ऑफ जजेस। यानी कि इसमें 15 केसेस ऐसे देखे गए जिसमें कि वीमेन के साथ में वायलेंस किया गया था। This people's jury helped highlight to lack of support in the legal system for women who seek justice in such cases। और ये लोग डिमांड कर रहे थे जस्टिस की कि ऐसा ना हो, इसके लिए जजेस को, हमारे देश के कोर्ट को डिसीजन देना चाहिए। Issue of equality are central to a democracy. In this book we have tried to highlight issues that pose a challenge to this idea of equality in a democracy। अब बच्चों देखो, हमारे देश में काफ़ी हद तक इक्वालिटी को लाया तो गया है, लेकिन अभी भी हमें ज़रूरत है कि बहुत सारे एरिया हमारे ऐसे हैं जहाँ लोगों के साथ में अनइक्वल बिहेव होता है। तो हमें ये सारी चीज़ें सही करने के लिए हमें हमारे देश में जितने भी लॉज बनाए गए हैं उनको और अच्छे तरीके से इन्फोर्स करने की ज़रूरत है। दिस हैज़ यू हैव रीड इंक्लूड द प्राइवेटाइजेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज इन द कंट्री, इंक्रीजिंग कंट्रोल दैट बिजनेस हाउस एक्सर्ट ऑन द मीडिया, द लो वैल्यू गिवन टू वुमेन एंड देयर वर्क, एंड द लो अर्निंग मेड बाय स्मॉल फार्मर्स हु ग्रो कॉटन। These issues substantially affect poor and marginalized communities। देखो मार्जिनल ग्रुप आ गया बच्चों यहाँ पर, है ना। ये मैंने आपको बताया था कि मार्जिनल ग्रुप जो है वीकर सेक्शन, जिसमें वीमेन आती है, SC ST आते हैं, उन लोगों की बात हो रही है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताई, हमने पूरी बुक में इशू देखे कि हेल्थ सर्विसेज जो है वो उनका प्राइवेटाइजेशन हो रखा है, इंक्रीजिंग कंट्रोल, बिजनेस हाउसेस का कंट्रोल है, ठीक है, मीडिया के ऊपर, ये भी हमने देखा था मीडिया जो है मीडिया वाले चैप्टर में। फिर उसके बाद में हमने ये भी देखा था कि व्यूमेन जो है उनको उनके साथ में उनको सही पेमेंट नहीं दी जाती है काम के बदले। तो ये सारी चीज़ें व्यूमेन, पुअर पर्सन और मार्जिनल कम्युनिटीज़ को बहुत इफ़ेक्ट करती हैं। एंड देयरफॉर कंसर्न इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी इन द कंट्री। और इन चीज़ों को सही करके ही हम सोसाइटी में सोशल इक्वालिटी ला सकते हैं। दिस इज़ द कोर ऑफ द स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी इन अ डेमोक्रेसी, द डिग्निटी। अब ये इंपॉर्टेंट है बच्चों कि इस चैप्टर में इसका कंक्लूजन क्या है, द डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ ईच पर्सन एंड देयर कम्युनिटी कैन ओनली बी रियलाइज्ड इफ दे हैव एडिक्वेट रिसोर्सेज टू सपोर्ट एंड नर्चर देयर फैमिलीज एंड इफ दे आर नॉट डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। यानी कि इन चीज़ों को करना, डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट हर व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है। एंड कम्युनिटी कैन ओनली बी रियलाइज्ड इफ़, और कम्युनिटी तभी रियलाइज़ कर सकती है जब हम रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से नर्चर करें और किसी भी पर्सन के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए, रिसोर्सेज को सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। ऐसा भी ना हो कि एक पर्सन तो इतना ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ करने लगे कि वो उनको वेस्ट करने लगे, और दूसरी तरफ एक पर्सन ऐसा हो जिसको अपनी लाइफ को पूरा करने के लिए भी रिसोर्सेज पूरे नहीं मिल पा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ बच्चों। अब इसमें से क्वेश्चन नहीं दे रखे हैं। अब इसमें से क्या है कि आपके चैप्टर के बीच में से क्वेश्चन बनेंगे, जो ये मैंने ब्लू वाले क्वेश्चंस आपको बताए। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से देखना है और इसके ये वाले क्वेश्चंस करने की कोशिश करनी है। अगर नहीं आएंगे तो मैं बताऊंगी, लेकिन आपको इसमें जो है इसकी वर्कशीट मैं भेज दूंगी, अलग से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भेज दूंगी इसके मैं, तो वो आपको करने हैं। तो बच्चों ये हमारी ये वाली बुक भी ख़त्म हो गई। अब हमारी हिस्ट्री के 2 चैप्टर बचे हैं। तो जितना मैं आपको भेजती जा रही हूँ आप ये लोग करते जाओ और अपना रिवाइज़ करते जाओ। वो 2 चैप्टर जो हैं वो भी हम कर लेंगे और फिर उसके बाद रिवीजन करेंगे। थैंक यू सो मच।